मेरे प्यारे छात्रों, आज से आपका अपना YouTube चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस 10th मूविंग 11th के छात्रों के लिए न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा है, जिसमें 11th का पढ़ाई शुरू होने वाला है पूरा एनर्जी और उत्साह से। बच्चों, यह एक ऐसा समय है जिसमें आपके पास समय ही समय है, और जब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि 10th का एग्जाम देने के बाद अब घर में बैठे हुए हैं, उब गए हैं, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। लोगों की इधर उधर की बातें आप सुन रहे होंगे, जिससे दिमाग विचलित हो रहा होगा। तो ध्यान से सुनो और पूरा लेक्चर देखो, क्योंकि इसमें हम पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। बच्चों, लोहा को कोई खराब नहीं कर सकता है, लेकिन उसका जंग ही उसे खराब करता है। वैसे ही इंसान का खाली दिमाग बर्बाद कर देता है। दिमाग को खाली न रखें, कुछ नया सीखे, कुछ अच्छा पढ़े। आपको अब पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। इस लॉकडाउन में अपने आप में चेंज लाना है और अपने आप से इस लॉकडाउन में चैलेंज करना है कि मुझे जीवन से क्या चाहिए। यह एक आपदा को अवसर बना लिया, ऐसा अवसर जिसमें आप खुद को पहचाने, अवसर खुद को पहचानने का, खुद के हुनर को निखारने का, दुनिया के लिए कुछ करने का। कोई भी मुश्किल आपको कुछ सिखाती है बच्चों। आपको अब नहीं बैठना है, समय का इंतजार नहीं करना है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आपको जिद्दी बनना है, परसिस्टेंस कॉन्क्योर ऑल थिंग्स। याद करो बचपन का दिन, जब आपको कोई खिलौना चाहिए था तो आप माँ बाप से लड़ लेते थे। आपको उतना ही शिद्दत था उस चीज को पाने के लिए, आप दूसरा विकल्प नहीं ढूंढते थे, आपको वही खिलौना चाहिए। तो बचपन ही अच्छा था। तो आज वही बचपना अपने अंदर जगाना है, जिद्दी बनना है। सिर्फ मेहनत और प्रयास करने से नहीं होगा, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। मुझे ये जानना है। दुनिया की बातों से कोई लेना देना नहीं, दुनिया क्या कहती है नहीं कहती है कोई मतलब नहीं है। अभी आपको पढ़ाई शुरू कर देना है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार अभी मस्ती करो, नहीं, समय आपके लिए नहीं रुका हुआ है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। आपको समय के साथ चलना है। जो समय बीत गया कोई मतलब नहीं है। आज और अभी से आपको अपने आप में सुधारना है। दुनिया कुछ भी हो जाए, आपको सुधारना, आपको बिगड़ना नहीं है। कुछ नया सीखना है, अपने आप में बहुत बदलाव लाना है। महान आत्माओं से सीखना है, जिन्होंने कड़ी से कड़ी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को संभाला। और आज भी वैसा ही समय है। इस समय में अपने आप को बनाना है। बच्चों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सिलेबस पे आऊंगा कि मुझे 11th में क्या पढ़ना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, 11th में आप सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, या कोई भी स्टेट बोर्ड से है, या आप आईआईटी और नीट का तैयारी करेंगे। अब ध्यान से देखें, मेरा चैनल आपको हर तरीके से मदद करेगा, हर एग्जाम में आपको मदद करेगा। तो आप 11th का जो एग्जाम देंगे वो 70 मार्क्स का होगा, चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, लगभग 70 मार्क्स। बिहार बोर्ड में 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव। अब सीबीएसई में 20 ऑब्जेक्टिव हो गया और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव हो गया। ये जरूरी जानकारी। तो जो 11th का बाबू सिलेबस है, इस सिलेबस में
जो फिजिक्स का ब्रांच है, बाबू फिजिक्स को सिंपल शब्दों में हम कैसे समझेंगे? यह ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग नेचुरल फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सबसे मजेदार सब्जेक्ट है ये। अगर अभी तक आप इसके बारे में सुने कि यह डिफिकल्ट है तो गलत सुने हैं। फिजिक्स बहुत मजेदार है। टीचर मजेदार नहीं हो सकता, लेकिन फिजिक्स हमेशा मजेदार होगा। इसलिए अगर फिजिक्स कभी भी हार्ड लगे तो सोच लेना, टीचर मजेदार नहीं है, फिजिक्स हमेशा मजेदार होता है। आपको नए नए चीजों को जानना है। यहाँ इतना मजेदार है कि आप 24/24 घंटा भी इसको पढ़ सकते हैं। आप इससे अलग नहीं रह सकते हैं। आप देखिएगा कितना मजा आने वाला है। तो हम लोग मेनली 11th में फिजिक्स को 3 ब्रांच में बांटते हैं। पहला ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसे आप फिजिक्स का आत्मा भी बोल सकते हैं, प्राण बोल सकते हैं, जान बोल सकते हैं। कहते हैं ना, तू मेरा जानो जहान है, वही है ये, जिसको दूसरे शब्दों में जनरल फिजिक्स भी बोलते हैं। दूसरा ब्रांच है और भी मजेदार, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा ब्रांच है बाबू ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। मैकेनिक्स 3 भागों में बटा। पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा ब्रांच है बाबू डायनामिक्स, और मैकेनिक्स का लास्ट ब्रांच है स्टैटिक्स। अब आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि मैकेनिक्स है क्या। बाबू मैकेनिक्स मतलब स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बॉडी के बारे में हम लोग यहां स्टडी करेंगे। दैट मीन्स मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन, दैट मीन्स यदि कोई बॉडी रुका हुआ है और उस पर फोर्स लगा, बॉडी मूव करेंगे। बॉडी मोशन में है, उस पर इतना फोर्स लगा कि बॉडी रेस्ट में आ गया, यही तो मैकेनिक्स है सिंपल शब्दों में। मेक मतलब मोशन, मेक मतलब मोशन, निक्स मतलब स्टडी, मतलब मोशन का जो स्टडी होगा, मोशन के इफेक्ट को जो हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। यानी मोशन को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मोशन को रोक कौन रहा है, वो कॉज कौन है, फोर्स है। तो इसी के बारे में हम लोग मैकेनिक्स में चर्चा करेंगे, बहुत ही मजेदार है। काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन नहीं, मोशन क्यों हो रहा है कोई मतलब नहीं। डायनामिक्स, कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, कोई बॉडी क्यों मोशन में, फोर्स लगा तो बॉडी मोशन में क्यों है, वो इसी डायरेक्शन में क्यों मूव हो रहा है। और स्टैटिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल शब्दों में स्टैटिक्स मतलब स्टेशनरी, जब कोई बॉडी स्टेशनरी हो या रेस्ट में हो, दैट मीन्स उस पर नेट फोर्स 0 हो। जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 होगा तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में स्टैटिक्स में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में ही जो बेसिक चैप्टर है शुरुआत में, जिसको जानने के बाद ही हम इसको अच्छा कर सकते हैं, वो है बच्चों यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। आज का लेक्चर हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से। उसके बाद है वेक्टर, और उसके बाद है कैलकुलस, मैथमेटिकल टूल या बेसिक मैथमेटिक्स। ये 3 चैप्टर प्लस एक छोटा सा टॉपिक आप ग्राफ ले लो। मेरे अनुभव के अनुसार अगर आप ये चारों बेहतर कर लिए, एक प्रकार का ये बिल्डिंग का नींव है। नींव जितना मजबूत होगा बिल्डिंग उतना ही भयावह होगा, सुंदर होगा। अगर ये आप बेहतर कर लिए तो आप फिजिक्स के प्रॉब्लम को 30 से 40% ऐसे ही बना लीजिएगा। यानी यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, वेक्टर और कैलकुलस और ग्राफ का कॉन्सेप्ट
किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन बनाने में मदद करता है। ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जिसमें वेक्टर और कैलकुलस ग्राफ यूज ना हो। अगर आप वेक्टर कैलकुलस और ग्राफ बेहतर कर लिए, धांसू कर लिए, झकास कर लिए, तो आपका फिजिक्स का हर एक चैप्टर अच्छा हो जाएगा, चाहे वो 11th के सिलेबस में हो या 12th के सिलेबस में हो, या वो IIT हो या नीट हो, आपको हर जगह मदद करेगा। ये तो हो गया ब्रांच। अब एनसीईआरटी के अनुसार जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अनुसार 11th में जो फिजिक्स है वो 10 यूनिट में बटा, और 10 यूनिट में 15 चैप्टर है। 10 यूनिट में कितना चैप्टर है बाबू? 15 चैप्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से भी जान लेते हैं कि कौन चैप्टर कितना नंबर का है और इसका कंपटीशन में क्या योगदान है। जैसे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट 11th में भी जरूरी का चीज है, 12th के बोर्ड में भी यूज होता है, और कंपटीशन में तो एकदम सर्वे सर्वा है, उससे आना ही है क्वेश्चन। तो सोच लो, जब इससे आता है तो और सब चैप्टर कितना जरूरी का है। मतलब हम लोग अब एनसीईआरटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार 10 यूनिट में 15 चैप्टर कौन कौन है। पहला चैप्टर है बाबू फिजिकल वर्ल्ड। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, साइंटिस्ट के बारे में सिंपल शब्दों में समझो। फिजिक्स क्या है? नेचुरल फिनोमेना है। दूसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसको दूसरे शब्दों में या दूसरे जगह यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन भी लिखा जाता है, यूनिट, डायमेंशन और ईयर भी लिखा जाता है। उसमें 3 टॉपिक पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। क्लियर? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मैकेनिक्स पे, रियल मैकेनिक्स पे। ओके, वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तीसरा चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बोलो या स्ट्रेट लाइन बोलो। उसके बाद हम लोग मोशन इन प्लेन का बात करेंगे, और वेक्टर चैप्टर एनसीईआरटी में इसी में कंबाइंड है, मोशन इन प्लेन में। तो उसके बाद है बाबू लॉज ऑफ मोशन, या न्यूटन्स लॉ मोशन भी बोल सकते हैं। बाबू ये पांचों चैप्टर जो है वो 23 मार्क्स का है। 6 नंबर में है वर्क, पावर, एनर्जी। 7 में सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन बोलिए, या एनसीईआरटी के अनुसार ये होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर? कॉपी कलम निकाल लीजिए और सबको नोट करना है शुरू से। ओके, इससे पहले जो लिखे उसको नोट कर लीजिए, फिर इसको लिखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और 8वां है ग्रेविटेशन। बाबू इतना अच्छा से 11th का पढ़ाई करो कि 12th अपने आप इजी हो जाए। जैसे उदाहरण में आप ग्रेविटेशन अच्छा कर लोगे 11th में, जब हम लोग आने वाले समय पढ़ेंगे तो 12th में 2 चैप्टर में आपको मदद मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेट में भी सेम ही चीज रहेगा। यहाँ मास पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, सेम टू सेम रहेगा। ये तीनों चैप्टर बाबू 17 मार्क्स का है, यानी 70 में 23 और 17 हो गए, यानी 70 में यही दोनों 40 हो गया, 1 से 8 चैप्टर। उसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद है बाबू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद है आपको काइनेटिक थ्योरी, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बोला जाता है। ये सब चैप्टर जो है ये 20 मार्क्स में है। 1 to 5 23 मार्क्स, 6, 7, 8 17 मार्क्स,
9 to 13 20 मार्क्स। उसके बाद है आपको ऑक्सीलेशंस, और लास्ट चैप्टर है बाबू वेव्स, जिसमें हम लोग साउंड वेव के बारे में भी जानकारी लेंगे, और ये दोनों चैप्टर है 10 मार्क्स का। तो जोड़ लीजिए, पूरा हो गया 70। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, और रेफरेंस बुक में यही सब चीज कभी बड़ा कर देगा, छोटा कर देगा, जैसे ऑक्सीलेशन का नाम दे देगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, और आज का टॉपिक होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कहोगे बाबू फिजिकल वर्ड, तो बाबू ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, और एग्जाम के लिहाज से 1 से 2 मार्क्स, कोई जरूरी का चीज नहीं है। क्लियर? इसीलिए हम लोग शुरू करेंगे मजेदार टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्लियर? जिसका दूसरा नाम होता है यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। नोट कर लिए? चलिए, ऐसे इस पे भी हम लेक्चर डाल देंगे। क्लियर? लेकिन मेन हम लोग को दूसरा चैप्टर से पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो बाबू आइए हम लोग शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या उसी को हम लोग यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस बोलेंगे। तो लिखिए टॉपिक आज का, यूनिट्स डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। क्लियर? बाबू 11th के लिए तो VBI है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 12th के बोर्ड के लिए भी है, 2 नंबर में पूछ देता है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा। और IIT चाहे वो JEE मेंस हो या एडवांस हो, एकदम निश्चित है पूछेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको बहुत पढ़ लो, लेकिन कभी कभी संभावना होती है कि नहीं पूछे, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल संभावना है पूछना ही है। क्लियर? बहुत लोग तो इसको पढ़ाते ही नहीं है। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, सच्चाई से रूबरू करवाना है आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छी शिक्षा मिले। सीधे वेक्टर से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है चैप्टर। नहीं, अगर ये बोर्ड के लिए अगर 2 नंबर भी बोर्ड में है तो बहुत जरूरी का चीज है बाबू। जिसको 2 नंबर कम है उससे पूछो क्या हाल है उसका। और कंपटीशन में एक क्वेश्चन अगर फिक्स है तो 4 नंबर, चाहे वो नीट हो चाहे वो IIT हो। कैसे बोल सकता है कोई कि ये नहीं पढ़ना है? भविष्य होता है बच्चों का, और किसी का हक नहीं है बर्बाद करने का। अगर आप बना नहीं सकते भविष्य तो बिगाड़ नहीं सकते। बाबू हम लोग इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस में, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग लेंगे डायमेंशंस। यूनिट्स इजी टॉपिक है, लेकिन हम लोग को इजी और हार्ड का बात नहीं करना है। दुनिया में कोई चीज इजी और हार्ड नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे पहले डायमेंशंस, और एक नया सीक्वेंस तैयार करेंगे। ऐसे तो किसी चैप्टर को सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है, और पढ़ेंगे इस सीक्वेंस में, लेकिन कभी कभी इतिहास रचने के लिए सीक्वेंस तोड़ना पड़ता है। जैसे अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो वीरेंद्र सहवाग जब टीम में आए थे तो ओपनिंग नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें ओपनिंग का मौका मिला तो उन्होंने इतिहास रच दिया। धोनी तो जब पहले उतारा गया तो इतिहास रच दिया गया। सीक्वेंस तोड़ना पड़ता है, इसलिए चैप्टर में इतिहास बनाने के लिए, मजेदार करने के लिए सीक्वेंस हम लोग अपने हिसाब से तय करेंगे, हम अपने अनुभव के साथ, कि पहले डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर यूनिट्स, तब पढ़ेंगे एरर, ताकि आप फिजिक्स को देख सको। फिजिक्स पढ़ने का चीज नहीं है, लिखने का चीज नहीं है। फिजिक्स कहता है मुझे देखो। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, सब कुछ याद हो जाता है, फिजिक्स भी वैसे ही चीज है। क्लियर? केमिस्ट्री नहीं है कि आप रट लिए, मैथ नहीं कि सिर्फ न्यूमेरिकल है, फिजिक्स पूरा कॉन्सेप्चुअल है। और बाबू फिजिक्स के 4 यार हैं। अगर आपको फिजिक्स का हीरो बनना है तो मेरे साथ इस चारों से दोस्ती करना है। वो है कंसेप्ट, मेमोरी, रेगुलरिटी और अभ्यास। किसी बिल्डिंग को मजबूत होने में अगर 4 स्तंभ का जरूरत है तो उसमें 2 स्तंभ है मेरा,
कॉन्सेप्ट और मेमोरी का। कॉन्सेप्ट हम देंगे, मेमोरी आपके दिमाग में हम बनाएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे स्टोर करना है। और दो काम आपका है रेगुलरिटी का, डेली पढ़ना है। जरूरी नहीं कि एक दिन में 8 घंटा पढ़ना है, 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। एकदम कसम खा लो, इस लॉकडाउन में चैलेंज कर लो अपने आप से। और अभ्यास, खूब ज्यादा अभ्यास करना है। मान लो कोई 2 चाकू लाया, एक को डेली अभ्यास कर रहा है, डेली उसे सब्जी काट रहा है, स्वाभाविक है चमक आएगा उसमें। तो चमक तभी आया जब अभ्यास हो। कोई भी काम करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। चाहे कोई खिलाड़ी हो या कोई अभिनेता हो, बहुत अभ्यास करना पड़ता है हीरो बनने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। तो अगर आपको फिजिक्स का हीरो बनना है तो अभ्यास करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? तो 2 आपका है रेगुलरिटी और अभ्यास, और 2 मेरा है कॉन्सेप्ट और मेमोरी। चले तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डायमेंशन। बाबू डायमेंशन है क्या? क्लियर? देखो डायमेंशन क्या है? मैक्सिमम पावर of any fundamental physical quantity। क्या डायमेंशन का डिफिनेशन? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग डायमेंशन बोलेंगे। क्लियर? आइए समझते हैं डिटेल में। बाबू फिजिक्स का शुरुआत सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी से होगा। तो हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी है क्या। देखो, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज डिफाइंड एज फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया का कोई भी चीज जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मास को किलोग्राम में मापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ को मीटर में मापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को सेकंड में मापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी चीज जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। और जिसे नहीं माप सकते हैं वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे नंबर को हम माप नहीं सकते हैं, 2, 4, 6, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। हंसी को नहीं माप सकते हैं। आप बोलते हो कि हम 10 केजी हंसे, अरे फलाना 4 केजी हंसा, ये एक भावना है, और भावना नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। आप दुखी को नहीं माप सकते। आप बोलते हो कि हम 4 केजी दुखी हैं। आप दर्द को नहीं माप सकते। कहीं बोलते हो डॉक्टर साहब 2 केजी का दर्द इधर है, 4 केजी का इधर है। आप प्यार को नहीं माप सकता। बोलते हो कि मैं 4 केजी का प्यार करता हूं उससे, बेइंतहा प्यार करता हूं 10 केजी का। नहीं, वो एक भावना है, और भावना नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी समझ गए अच्छे से। कोई भी चीज जिसे मापा जा सके, तौला जा सके। ये 2 भागों में बटा। एकदम अभी ध्यान से सुनना है। जब हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से नोट करेंगे। अभी बस डायमेंशन सीखने के लिए सब चीज जान रहे हैं। आने वाले लेक्चर में इसको हम लोग नोट करेंगे अच्छे से जब यूनिट्स पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 2 भागों में बटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने डिफिनेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, क्वालिटी के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। और इसकी संख्या है 7। जैसे मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस,
और लुमिनियस इंटेंसिटी। शॉर्टकट लिख रहे हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और थोड़ा बहुत आप भी पहले से जान रहे होंगे कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, करंट को हम लोग आई से लिखते हैं, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। क्लियर? यानी ये अपने डिफिनीशन के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर? अब ये सातों को छोड़ के दो और एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वो है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो आने वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे। और सबको छोड़ के जो बचा वो सब है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, कैसे समझेंगे? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो अपने डिफिनीशन के लिए, अपने मेजरमेंट के लिए, अपने क्वालिटी के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अपने मेजरमेंट के लिए, अपने डिफिनीशन के लिए, अपने क्वालिटी के लिए मास पर डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी दूसरों पे डिपेंड करेंगे वो क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? जिसको दूसरों से मतलब नहीं है वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और एग्जांपल ले सकते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर ये वर्क दूसरों पे डिपेंड करेगा तो ये डिराइव्ड होगा। क्लियर? समझ गए? तो डायमेंशन क्या होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तभी हम लोग लिख पाएंगे जब हम लोग को फंडामेंटल के बारे में नॉलेज हो। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में किसी का डायमेंशन लिख सकते हैं, डायरेक्ट में नहीं। अगर वो डायरेक्ट होगा तो उसे फंडामेंटल में बदलना होगा। तो आइए ये सब बातों को हम लोग डिटेल से समझते हैं। क्लियर है? चलिए, आइए एकदम इजी शब्दों में समझते हैं। देखो, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखने के लिए हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी में मास प्रेजेंट होगा तो मास के लिए डायमेंशन m लिखेंगे। जब भी डायमेंशन लिखेंगे बाबू, कैपिटल लेटर लिखेंगे और उसको बॉक्स में बंद करेंगे। क्लियर? कैपिटल लेटर क्यों? तो किसी भी चीज को लिखने के लिए एक फैक्ट होता है, एक सही शब्द होता है, उसी को लेके हम लोग चलेंगे। जैसे अगर आपसे पूछिए कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो क्या जवाब आएगा? सर आइजैक न्यूटन। सही है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम बोले कि बताओ न्यूटन कौन लिखा हुआ सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? सब लोग बोलेंगे ये, लेकिन ये गलत है, ये सही है। क्योंकि न्यूटन्स बापों के बाप महाबाप है, सुपर बाप है हम सब लोग के, तो उनका नाम हम गलत तरीके से नहीं लिख सकते हैं। उनके अनुसार ये अगर मेरा नाम लिखा जाए तो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाए तो ये सही होगा। उसी प्रकार डायमेंशन जो साइंटिस्ट दिए उनके अनुसार डायमेंशन हमेशा बड़े लेटर में लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है और मीटर को हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, तो अगर हम स्मॉल m लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो हम लोग जानेंगे। तो मास के लिए डायमेंशन m लिखेंगे, उसी प्रकार लेंथ रहेगा तो लेंथ के लिए L लिखेंगे, टाइम रहेगा तो टाइम के लिए T लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में और बॉक्स में बंद करेंगे। यदि करंट रहेगा तो करंट के लिए I और A दोनों का प्रयोग करेंगे। करंट का सिंबल है I और A इसलिए लिखते हैं कि करंट का जानकारी सबसे पहले एम्पियर साहब ने दिया। तो जो साहब दिए, जो महोदय दिए, उनके इज्जत में, उनके सम्मान में हम लोग लिखते हैं। और टेम्परेचर का डायमेंशन हम लोग K और थीटा दोनों से लिखते हैं।
टेम्परेचर को कभी कभी स्मॉल टी से भी लिखा जाता है, लेकिन टी के लिए टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम लोग टी का प्रयोग ना करेंगे, थीटा का प्रयोग करेंगे। और के इसलिए लिखा जाता है कि टेम्परेचर की जानकारी सबसे पहले केल्विन ने दिया, इसलिए उनकी इज्जत और उनके सम्मान में के से लिखा जाता है। क्लियर? देखो बच्चों, छोटी छोटी बातों पे जानकारी है, फिजिक्स रट्टाफिकेशन पे नहीं चलता है, वो हमेशा एक कॉज को बताता है कि ऐसा क्यों होगा, इसलिए इतना मजेदार है। हर चीज के पीछे एक वजह है, और वो वजह जानने का मजा ही मजा है। तो नोट करें इसको, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, क्या है बाबू फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज जिसे मापा जा सके और तौला जा सके। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हम लोग को सीखना है। चलिए नोट कर लिए। आइए देखो बच्चों, डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग को ट्रिक भी जानेंगे, आदित्य हॉट ट्रिक को। देखो बाबू, पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए हम लोग बीबी आई पॉइंट आपको देंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, या भाग भरोसे आई, टीटीआई पॉइंट देंगे, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। क्लियर? आपको हम ट्रिक देंगे, जनरल ट्रिक, और मेरा अपना ट्रिक, आदित्य हॉट ट्रिक। क्लियर? जो आपको क्वेश्चन सेकेंडों में बनाएगा। और अभी कोविड-19 नाम का एक ट्रिक आ रहा है, क्योंकि ये ट्रिक इसी कोरोना वायरस में बना है, तो हमने ट्रिक का नाम दिया कोविड-19। वो जल्द रिलीज होने वाला आप लोग के बीच में, मजा आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो हम लोग ट्रिक देखते हैं क्या है। ट्रिक का प्रयोग बाबू हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करना है, चाहे वो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव हो या कंपटीशन का ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव में जनरल मेथड से हम लोग जाएंगे, समझ रहे हैं ना? यानी बोर्ड के सब्जेक्टिव में जनरल मेथड जो बताएंगे उससे बनाना है, यानी ट्रिक जब भी बताएंगे तो आप समझ जाइएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कहीं का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बने। तो ये आदित्य हॉट ट्रिक क्या है बाबू? आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, किसी भी बुक से बना रहे हैं, किसी बुकलेट से बना रहे हैं, कहीं से बना रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब है कि क्वेश्चन कहीं से बनना चाहिए आपके पढ़ने के बाद। ये मतलब नहीं है कि आप एक ही बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। पढ़ना ऐसे कि क्वेश्चन बने नहीं, भागे आपसे डरे, ऐसा अपने अंदर टैलेंट लाना है। और कौन बुक को फॉलो करना है ये अगले लेक्चर में हम बताएंगे अच्छे से कि आपके लिए कौन बेस्ट होगा। ओके, आज हम लोग डायमेंशन का बात करेंगे। क्लियर? अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे। मान लो किसी भी क्वेश्चन में लेंथ लिखा हो, ब्रेथ हो, ये सब शब्द आपको रहना चाहिए उसमें। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, उसमें थिकनेस हो। क्वेश्चन में अगर ये सब शब्द दिखे तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। आर्क हो, रेडियस हो, डायमीटर हो। क्लियर? डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, पैरेलल डिस्टेंस हो, रेडियल डिस्टेंस हो, पोजीशन लिखा हो क्वेश्चन में। सुन रहे हो ना, ध्यान दे रहे हो ना बच्चों? वेवलेंथ हो, एम्पलीट्यूड हो, साइड हो,
विथ हो, डायगोनल हो, डॉट डॉट etc, और भी सारे शब्द आएंगे क्वेश्चन बनाते समय, और सारे शब्द आएंगे। क्लियर? अगर किसी भी क्वेश्चन में ये सब शब्द में से कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड्स हो, चाहे वो लेंथ हो, थिकनेस हो, आर्क हो, डिस्प्लेसमेंट हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, रेडियल डिस्टेंस हो, एम्पलीट्यूड हो, वेवलेंथ हो, इसमें से कोई भी रहे, इस सब का डायमेंशन एक ही होगा, और वो डायमेंशन होगा लेंथ का, यानी एल से लिखेंगे, क्योंकि सब लेंथ से जुड़ा हुआ ही है ना। सबका प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन सेंस लेंथ से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए डायमेंशन हमेशा इसका एल ही होगा। और ये सब का जो SI यूनिट होगा वो भी एक ही होगा, वो होगा मीटर, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ये बहुत जरूरी का चीज है, जो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही मदद करेगा, वो देखिएगा, तो जल्दी से नोट करें। सिंपल, ये पहला ट्रिक जो है ये बता रहा है कि इस बॉक्स में से कहीं भी अगर आपको डायमेंशन वाले चैप्टर में दिखे ये सब तो उसका डायमेंशन एल होगा, सबका डायमेंशन एल होगा, और सबका ऐसा यूनिट मीटर होगा। नाम कुछ भी रहे, प्रॉपर्टी के अनुसार, मतलब लॉजिकल वैल्यू के अनुसार हम उसको लेंथ के रूप में ही लेंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लिए। अब नेक्स्ट, चुनमुन, रे मुनमुन, सुनाई दे रहा है जी? बाबू ये चुनमुन मुनमुन हमारे प्यारे शब्द हैं जो आपको डिनोट करेंगे। हम समझेंगे कि आपका नाम चुनमुन हो, मुनमुन हो, क्योंकि नाम तो बहुत हो सकता है। क्लियर? चलिए, सुगा, ध्यान दो रे मुनमुन। मान लो हमें एरिया का डायमेंशन निकालना है। अब हम लोग 0 से इंफिनिटी की ओर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और आने वाले लेक्चर में इसको और सारे तरीके से करेंगे। क्लियर? तो मान लीजिए एरिया का डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का भी डायमेंशन एल और ब्रेथ का भी एल होता है, एल इंटू एल। तो एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। क्लियर? तो एरिया का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से बच्चों, मास, लेंथ और टाइम जो है वो बेसिक बिल्डिंग फंडामेंटल क्वांटिटी है। दैट मीन्स जैसे ईंट, बालू, सीमेंट के बिना किसी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो सकता है, किसी घर का निर्माण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, केमिस्ट्री और मैथ में भी किसी फार्मूले का निर्माण मास, लेंथ और टाइम के बिना नहीं हो सकता है। ऐसा कोई फार्मूला है ही नहीं जिसमें ये तीनों में से कोई एक ना हो, या तो तीनों होगा, या कोई दो होगा, या कोई एक होना ही है। मास, लेंथ और टाइम में से हो ही नहीं सकता है कि ऐसा कोई फार्मूला हो और जिसमें मास, लेंथ और टाइम में से कोई एक ना हो। क्लियर? तो एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 एल स्क्वायर t0। अब ध्यान से देखो, m0 t0 एल स्क्वायर है, तो m0 t0 किसी भी चीज का पावर 0 तो वो नहीं होता है, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं, लेकिन ये सही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम का यूज होता है, उसके बिना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ था तो मास और टाइम को 0 लिख के दिखा दिया, उसका पावर 0 कर दिया। दूसरी बात, डायमेंशन जो है ये मत बोलिएगा कि एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर है या m0 एल स्क्वायर t0 है। डायमेंशन मतलब फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर। मास, लेंथ और टाइम यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास का पावर क्या है 0, लेंथ का पावर 2 और टी का पावर 0, तो हम लोग बोलेंगे 0 to 0 जो पावर है वही डायमेंशन है इन MLT, यानी m का पावर 0 है, l का पावर 2 है, t का पावर 0 है, यानी
इस फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा उसी पावर को हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। क्लियर? अब देखो, पढ़े हैं डायमेंशन और लिख सकते हैं इसका यूनिट भी। ये अलग बात है कि यूनिट पढ़ेंगे तो और नए तरीकों को सीखेंगे। देखिए ध्यान से, लेंथ किसके लिए होता है? मीटर के लिए, यानी लेंथ को मीटर में मापते हैं। एम, यहाँ 2 है पावर, तो यहाँ भी 2। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होगा? एम स्क्वायर। क्लियर? यानी यूनिट भी सीख लीजिए। इसलिए हम लोग डायमेंशन पहले शुरुआत किए थे। मान लो हमें वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है, फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का भी डायमेंशन एल, ब्रेथ का भी एल, हाइट का भी एल। अब बॉक्स देख लीजिए आदित्य और ट्रिक का, क्या हो जाएगा बाबू? L3। इसको हम लोग लिख सकते हैं m0 L3 T0। क्लियर? यूनिट क्या होगा? लेंथ किसके लिए? मीटर के लिए। पावर 3 है तो 3, तो वॉल्यूम का डायमेंशन है 3 और यूनिट m3। क्लियर? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें डेंसिटी का लिखना है डायमेंशन। बाबू आप लोग बोलिएगा कि सर हमको अब बनाने दीजिएगा, तो मुझे तो फॉर्मूला नहीं मालूम है। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पूरा लेक्चर देखिए। पहला लेक्चर देखिए, फिर दूसरा देखिए, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे दिमाग में हम रखेंगे। आपके दिमाग में हम फॉर्मूला डाल देंगे सदा के लिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। हम ये भी सिखाएंगे कि कौन फॉर्मूला बट्टे में कब होता है, फॉर्मूला मल्टीप्लाई में कब होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है ना? यानी प्रूफ के बिना भी चीजों को प्रूफ कर सकते हैं, वो है लॉजिकल प्रूफ, और ये आदित्याज स्टाइल में होगा। क्लियर? मास बाय वॉल्यूम, मास का डायमेंशन है, वॉल्यूम का क्या होगा बाबू? L3। एम, एक बात और बच्चों, कभी भी डायमेंशन को बट्टे में नहीं लिखेंगे, एज ए लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, लीनियर में लिखेंगे। ओके, दैट मींस नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ml-3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? ml-3 T0, है ना? ml-3 T0 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे बताओ डेंसिटी का डायमेंशन बताओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? m का पावर कितना है? 1, l का पावर क्या है? -3, t का पावर क्या है? 0। तो लिखेंगे 1 - 3 0 डायमेंशन है इन mlt, क्योंकि m का पावर 1 है, l का पावर -3 है, t का पावर 0 है, तो इसी पावर को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट, मान लो आपको यूनिट लिखना है, ध्यान से देखो। मास किसके लिए? केजी, यानी मास को किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम के लिए केजी लिखते हैं। लेंथ किसके लिए? मीटर के लिए। ओके, -3 तो -3, सेम टू सेम। तो ml-3 क्या हो गया? डेंसिटी का डायमेंशन, और केजी m-3 क्या हो गया? डेंसिटी का यूनिट, SI यूनिट। बाबू SI यूनिट क्यों बोलते हैं? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, यानी पूरे विश्व में अगर मास को किलोग्राम में हम लोग मापेंगे तो लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कहीं भी ये चीज समझ में आएगा वहां, क्योंकि ये ऐसा यूनिट। ये अलग बात है कि ब्रिटेन में मास को पाउंड में मापते हैं, लेकिन वहां पाउंड को हम केजी में बदल सकते हैं। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें हम पूरी दुनिया में चीजों को समझ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट, अगर मुझे आगे बनाना पड़े तो क्या होगा? मान लो स्पीड का निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस का डायमेंशन बॉक्स देखिए L, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ ही है। टाइम का T क्या हो जाएगा? LT -1। अब 1 है तो लिख दो m0 LT -1, समझ रहे हो ना? तो ये हो गया डायमेंशन। अब मुझे यूनिट लिखना है, तो बताओ लेंथ किसके लिए? मीटर के लिए। टाइम को किस में मापते हैं? सेकेंड में, पावर -1 तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LT -1, और स्पीड का यूनिट ms-1, मीटर पर सेकेंड। मान लो मुझे वेलोसिटी का लिखना है डायमेंशन, तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो आपके पास फॉर्मूला का पूरा स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एकदम जीरो से हम लोग शुरुआत किए हैं बाबू। ये डिस्प्लेसमेंट का बॉक्स में किससे रिलेशन है? लेंथ से, तो यहाँ L। टाइम का T क्या हो जाएगा? LT -1, इसे बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए।
तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन lt माइनस वन। अगर हम इसको यूनिट के रूप में लिखें तो बताओ क्या हो जाएगा, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकेंड, माइनस वन। ओके, अब ध्यान से देखो कि स्पीड का भी डायमेंशन lt माइनस वन है और वेलोसिटी का भी डायमेंशन lt माइनस वन है। स्पीड का भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक नोट आएगा कि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारे हम बोल रहे हैं, मतलब अभी और भी सारा चीज आने वाला है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, यूनिट सेम होगा। और ये भी जानेंगे कि क्या डायमेंशन और यूनिट सेम है तो दोनों एक ही चीज है या दोनों के क्वालिटी में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताइए जिसका डायमेंशन सेम है तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी। और देखते हैं क्या क्या है आगे। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो ताकि क्वेश्चन बनाने दे तो आपसे बनना चाहिए। ओके बाबू, हम लिंक में नोट्स देंगे, नोट्स का लिंक देंगे या पीडीएफ फाइल में आपको हम असाइनमेंट देंगे ताकि आप घर बैठे होमवर्क भी करें। ऐसे तो मैं क्लास में करवाऊंगा ही क्वेश्चन, आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और अलग से भी हम सेट देंगे या जो अगले लेक्चर में बुक का रेफरेंस देंगे उससे होमवर्क देंगे, आपको बुक परचेज कर लेना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब मान लो स्पीड और वेलोसिटी का हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं। एक बात और ध्यान रखना कि स्पीड का डायमेंशन lt माइनस वन। अब स्पीड का lt माइनस वन, तो कोई भी स्पीड रहे, ऑर्बिटल स्पीड, एंगुलर स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बाबू डायमेंशन lt माइनस वन ही होगा। या वेलोसिटी का lt माइनस वन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर, एवरेज वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, सबका फॉर्मूला अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी नाम में लगा हुआ है तो बाबू डायमेंशन lt माइनस वन ही होगा। क्लियर, हाँ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, यानी नाम में वेलोसिटी लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि lt माइनस वन होगा। अब इस चीज को देखिए, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, तो इसका एक्सेप्शन होगा बाबू lt माइनस वन ना होकर t माइनस वन, दैट मीन्स नाम होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, मतलब ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल एंगल, और एंगल क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, when two lines meet at a point, जब दो लाइन किसी बिंदु पे मिलते हैं तो एंगल बनता है। सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं, ऐसे तो ये समुद्र का चीज है। क्लियर, हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को डायमेंशनली सोचना है को फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हो सकता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल एंगल अभी समझो, और विशेष आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, क्लियर, मतलब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन वन होगा क्योंकि एंगल का डायमेंशन ही होता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे, एंगल होता है आर बाय रेडियस, और बॉक्स में क्या बताए थे शुरू में आदित्य और ट्रिक में, आर का डायमेंशन एल, रेडियस का भी एल, कट के क्या आएगा वन, वन नंबर है, नंबर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर, तो एंगल का डायमेंशन वन लिखेंगे या m0 l0 t लिखेंगे, m0 l0 t0 लिखेंगे क्योंकि इसका भी वैल्यू तो वन ही होगा। ओके, और टाइम का t तो क्या होता है डायमेंशन t माइनस वन हो जाएगा। ओके, अगर मान लो मुझे अब एक्सेलरेशन का लिखना है तो क्या होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लाए थे, lt माइनस वन, और टाइम का t क्या हो जाएगा lt माइनस टू। सॉल्व करेंगे तो आप यूनिट भी लिख सकते हैं, आपको यूनिट लिखना भी सिखाए। बताओ इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ मीटर के लिए हाँ या ना, टाइम सेकेंड के लिए हाँ या ना, पावर माइनस टू था माइनस टू।
तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2 और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन का लिखना है डायमेंशनल फार्मूला, तो क्या होगा जल्दी बोलो। जैसे एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसी प्रकार एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके हैं t-1, टाइम का t सॉल्व होके क्या होगा t-2, हाँ या ना, बिल्कुल। अब दुनिया में जितना भी एक्सेलरेशन होगा सबका LT-2 ही होगा एक्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी इसको छोड़ के। ओके, अगर मुझे फोर्स का निकालना है, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का बाबू क्या होता है LT-2, हाँ या ना। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा MLT-2। ओके, चलो बाबू पावर को डायमेंशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 1 है और t का पावर -2 है, इस पावर को डायमेंशन बोलेंगे और ये रिप्रेजेंटेशन डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाएगा। अब बताओ यूनिट लिखना है तो क्या करेंगे, मास के लिए केजी, क्योंकि मास का यूनिट होता है किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं। ओके, लेंथ का मीटर, ओके, टाइम का सेकेंड, पावर -2 है तो -2, यही फोर्स का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे नोट क्या होगा, दुनिया में जितना भी फोर्स होगा, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, चाहे वो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स हो, दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, रस्सी वाला टेंशन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2 ही होगा। क्लियर, बनाएंगे तो भी, नहीं बनाएंगे तो भी। क्लियर, ओके, यानी आप प्रूफ में देख भी सकते हो, इसको नोट करो जल्दी। ओके, अब ध्यान से देखो, जैसे नोट, दुनिया में जितना भी फोर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स, सब का डायमेंशन जो होगा वो MLT-2 ही होगा। बनाने के बाद भी, नहीं बनाने के बाद भी, हो सकता है सबका फॉर्मूला अलग अलग हो, कॉन्सेप्ट अलग अलग हो, सब अलग अलग चैप्टर में हो, लेकिन डायमेंशन सेम होगा। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, मान लीजिए कोई एटम है, ये न्यूक्लियस एटम का, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको FC से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, जहां m मास, v वेलोसिटी, r रेडियस। सॉल्व करते हैं, m का डायमेंशन m मतलब मास का m, वेलोसिटी का LT-1, इसका स्क्वायर और रेडियस का l, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, MLT-2 आएगा। तो देखो मैच हुआ कि नहीं मैच हुआ। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी फोर्स होगा उसका डायमेंशन सेम होगा। हाँ बाबू, कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें फोर्स लगा हुआ है लेकिन वो डायमेंशन फोर्स के बराबर नहीं देता है। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप लोग 10th में सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ये दोनों में फोर्स लगा हुआ है लेकिन इसका डायमेंशन MLT-2 के बराबर नहीं है। आने वाले लेक्चर में इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्लियर, ओके, तो जल्दी से नोट करो। तो अब हम लोग यहीं पे आज रोकेंगे इस लेक्चर को, क्योंकि अगले लेक्चर में और मजा आने वाला है, और सारा चीज सीखेंगे, उसमें जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है। ओके, और बहुत सारे ट्रिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से।